नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809696060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2023 के लिए जीएस का एक फुल लेंथ टेस्ट। इसमें हम 150 क्वेश्चंस देखेंगे और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं एंड इन केस आपको कुछ आंसर्स नहीं आते हैं तो आप साथ में ही उन आंसर्स को लर्न करते हुए चल सकते हैं, राइट। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये हमारे मेंस के सिलेबस में भी है, अगर आपने मेंस का सिलेबस देखा होगा तो इसकी एक्ट के सेक्शन 8 यानी कि जो धारा 8 है उसमें एक प्रोविजन है रिलेटेड टू डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि चुनावी राजनीति को अपराध की श्रेणी से धारा 8 में बाहर रखा गया है। ये स्टेटमेंट है पहला। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि लिली थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 4 के अंतर्गत इस धारा को, इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था और इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर हमको सही स्टेटमेंट बतानी है। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट। ये जो लेडी थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये 2013 का केस है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी एमपीज और एमएलएज हैं जो क्रिमिनल केस के लिए कन्विक्टेड हैं उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लेडी थॉमस केस का संबंध किससे है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले में कहा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी कि GEAC, ये जो कमेटी है ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कहा गया है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज़। क्या क्या इन्वॉल्व करती हैं एक्टिविटीज़, लार्ज स्केल यूज ऑफ हेजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंगल। एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में जो भी खतरनाक सूक्ष्मजीवी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने में उपयोग से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं उनके मूल्यांकन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स फिर से सही हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको बताना है क्या स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला कहा गया है कि नवंबर 5 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, और फिर कहा गया है कि ये सेलिब्रेट किया जाएगा 2022 से ये डे स्टार्ट किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलत हो जाएगा क्योंकि नवंबर 5 नहीं, नवंबर 3 को सेलिब्रेट किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में। तो कई बार यूपीपीएससी में डेज पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा 2022 से ही ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमें बताना है कि वो कौन सा देश है जहां पर बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो कहां पर नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या इनमें से कहीं भी नहीं। तो यहाँ तीनों ही स्थानों पर, तीनों ही देशों में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और इसको याद रख लीजिएगा, ये तीनों ही इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। BBN में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं। फिर कहा गया है जो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था 1971 में, और कहा गया है दूसरे स्टेटमेंट में कि ये पार्ट था यूनेस्को की मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम का। तो दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट कब आया था, 1971 में आया था, यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम से आया था, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। देन इसमें क्या कहा गया है, इसमें कह रहे हैं कि यूएन ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ही आती है। फिर कहा गया है
कि ये काउंसिल क्रिएट की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2005 में। तो इसको 2005 में नहीं, इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को? 2006 में। याद रखिएगा इसको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर एससीओ से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में क्या कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर्स बने थे 2019 में, और दूसरे में कहा गया है कि ईरान इसका मेंबर बनेगा 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ईरान मेंबर बनेगा इसका 2023 में, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर्स बने थे 2017 में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था एससीओ? ये बना था 2001 में। ठीक है, 2001 में बना था। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड? ये सक्सीड किया था एक शंघाई 5 नाम का एक कोऑपरेशन था, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी। उसमें 2001 में हम देखते हैं उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ था, और उन कंट्रीज़ ने फिर मिलकर उज़्बेकिस्तान के साथ फिर मिलकर क्या बनाया था? एससीओ, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान कौन से ईयर में शामिल हुए हैं? 2017 में। और 2023 में ईरान शामिल होने वाला है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो टोटल इसके कितने मेंबर्स हो गए हैं? टोटल इसके मेंबर्स हैं 7। टोटल इसके मेंबर्स हैं हमारे 8, और 9th मेंबर होगा ईरान। ठीक है, देन मूविंग अहेड 8th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। इसमें क्या कहा गया है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुआ था? 2019 में। इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है 10% कोटा दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ईडब्ल्यूएस कोटा जो कहा जा रहा है। और इसमें किसको अमेंड किया गया था? आर्टिकल 15 और 16 को, ये इसमें कहा गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे सही होंगे, क्योंकि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया था। तो ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 103rd अमेंडमेंट जो है वो किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल्स अमेंड किए गए थे 15 और 16, इसमें 15 क्लॉज 6 अमेंड ऐड किया गया था, और 16 क्लॉज 6, दोनों में ही 6 ऐड किया गया था, और 15 और 16 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देन कहा गया है कि 99% ऑफ ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं ये सेम होते हैं सभी व्यक्तियों में, लेकिन जो डीएनए होते हैं कुछ ये यूनिक होते हैं, और ये पॉसिबल करते हैं जिसके माध्यम से हम डीएनएस के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, क्योंकि कुछ डीएनएस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, बाकी 99% सेम होते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कहा गया है कि डीएनए हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? सलाइवा से, हेयर से, ब्लड सैंपल से, या फिर मसल्स और टिश्यू के किसी स्मॉल अमाउंट से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हमारे कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि डीएनए 99.9% डीएनए सभी लोगों में बिल्कुल सेम है, केवल कुछ ही डिफरेंसेस होते हैं, जिससे हम, जो आपने देखा होगा मूवीज़ में और सीरियल्स में, कि डीएनए सैम्पलिंग की जाती है। ठीक है, जब किसी अपराधी का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो प्रीलिम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिसमें हमें पता होती हैं और वो नॉर्मल सी बातें होती हैं, बट स्टिल वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है। गंगा नदी डॉल्फिन, इसके संबंध में दो कथन दिए गए हैं। कहा गया है कहाँ कहाँ पाई जाती है? नेपाल, भारत और बांग्लादेश में। और इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2006 में घोषित किया गया था। और ये किस में रह सकती है? फ्रेश वाटर में, और ये ब्लाइंड भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर गंगा रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसको राष्ट्रीय जलीय पशु जो है वो 2009 में घोषित किया गया था, ना कि 2006 में। राइट। तो इसके साथ एक दो पॉइंट्स ये भी याद रखिएगा कि ये केवल फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और ये ब्लाइंड भी होती है, और नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में ही ये पाई जाती है। फिर अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? फिर से दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है आर्टिकल 163(1) जो है
इसके अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एडवाइस किसको करते हैं, गवर्नर को, उसकी फंक्शनिंग में। और आर्टिकल 163(2) के अंतर्गत गवर्नर जो है वो एक्ट कर सकता है अपनी डिस्क्रिशन के अनुसार इन द मैटर्स परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उन मैटर्स पर ही अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से कर सकता है, निर्णय ले सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, इन दोनों में दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स याद रखिएगा। फिर क्या दिया हुआ है, कहा गया है इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, और ये कब तक इसने गोल रखा है कि हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, 2025, 2026, 27 या फिर 2030। तो ये जो हमारा गोल है टीबी को एलिमिनेट करने का, ये कब तक है, 2025 तक। ठीक है, तो टीबी को कब तक एलिमिनेट करना है, 2025 तक। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है नंजरायन टैंक, ये एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यानी कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इसको अनाउंस किया गया है, इट हैज़ बीन अनाउंस एज द 17th बर्ड सेंचुरी। तो अब हमें बताना है 17th बर्ड सेंचुरी इसको अनाउंस कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये हमारा लोकेटेड है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। नंजरायन टैंक एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और ये 17th बर्ड सेंचुरी अनाउंस किया गया है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। देन देखिए, जैसे इन केस आपको लगे कि आप ये पॉइंट नहीं याद रख पाएंगे, तो हम एक छोटी सी ट्रिक्स भी फॉलो कर सकते हैं। आप कोई रफ नोटबुक लीजिए या कोई भी नोटबुक जिसमें आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो सिंपली उसमें लिखिए नंजरायन बर्ड सेंचुरी, ठीक है, और तमिलनाडु, ऐसे हम शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं। और 17th बर्ड से 17th भी लिख दीजिए, तो आपको पूरा सेंटेंस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख देंगे। तो ये अगर आप एक दो बार इसको दोबारा देखेंगे तो डेफिनेटली ये पॉइंट्स आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, और क्वेश्चन पेपर में हमको सिर्फ टिक करना होता है, तो डेफिनेटली आपको ये याद रहेगा। फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS, इसके बारे में कहा गया है कि इसको डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, और इसकी कॉमर्शियल विंग है एंट्रिक्स, इन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फिर कहा गया है कि इसके अंतर्गत 8 सैटेलाइट्स हैं, और ये लोकेट कितनी दूरी पर है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेटेड है। और करंटली कितनी सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी है, एक्टिव हैं एक्चुअली, कितनी सैटेलाइट्स एक्टिव हैं, 7। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा IRNSS से संबंधित ये 3 स्टेटमेंट्स। फिर क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, किसके द्वारा लिखी गई थी, AR देसाई के द्वारा। तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसने लिखा, AR देसाई ने। ऐसे अगर आप एक दो बार रिपीट कर लेते हैं तब भी आपको याद करने में मदद मिलेगी। देन मूविंग अहेड, इसमें क्या कहा गया है, एल्मीडाज विजन क्या था कि पोर्टुगीज जो है वो मास्टर किसके बन जाए, इंडियन ओशियन के मास्टर बन जाए पोर्टुगीज। इनकी जो पॉलिसी थी उसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, यानी कि कार्टेज सिस्टम। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कार्टेज सिस्टम या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी दी गई है, ये क्या है ये भी सुन लीजिए। ये बेसिकली एक लाइसेंस दिया जाता था, नेवल ट्रेड लाइसेंस था, कि आप इंडियन ओशियन से ट्रेड करेंगे तो आपको इनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी इन्होंने शुरू की थी, ठीक है। तो इसी को कार्टेज सिस्टम कहा गया। फिर अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे, इन्होंने हेक्टर नामक जो इनकी शिप थी, इससे ये सूरत पहुंचे थे, और ये अपने साथ एक लेटर लेकर आए थे जेम्स I का, जो उस समय किंग ऑफ इंग्लैंड थे। इस समय पर किंग ऑफ इंग्लैंड कौन है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, अगर आप थोड़े से न्यूज़ से अवेयर रहते हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर। बताइएगा किंग ऑफ इंग्लैंड इस समय कौन है। एंड तो ये कौन से उस समय मुगल कोर्ट के रूलर थे जब ये लेकर आए थे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जहांगीर ने किसको कैप्टन की उपाधि दी थी, तो उसमें हमारा आंसर था विलियम हॉकिंस को। तो यहाँ पर कौन आंसर हो जाएंगे हमारे, जहांगीर हो जाएंगे। ये 1608 के समय पर जहांगीर मुगल बादशाह थे, और 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक शिप से। यहाँ पर भी एक हमें पॉइंट पता चल रहा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पहुँचे थे, ये पहुँचे थे सूरत, और ये लेटर लेकर आए थे जेम्स I थे उस समय पर किंग ऑफ इंग्लैंड उनसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, कहा गया है इंग्लिश कंपनी की जो पोजीशन थी वो इम्प्रूव हो गई थी गोल्डन फरमान के माध्यम से, जिसको किसके द्वारा इशू किया गया था,
गोलकोंडा के सुल्तान थे, उन्होंने इशू किया था, और वो किस वर्ष में इशू किया गया था ये बताना है हमको। तो इसको इशू किया गया था 1632 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर भी। आगे क्या कहा गया है, रिवोल्ट ऑफ मोआमारियाज जो 1769 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? असम से, तेलंगाना से, केरला से या फिर सिंध से? तो यहाँ क्या करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा असम, ऑप्शन ए। तो ये असम में हुआ था, और मोमारियाज जो थे ये वहाँ की एक ट्राइब थी, और ये अहोम किंगडम के बीच में ये रिबेलियन हुआ था। ये लगभग 36 साल चला था 18th सेंचुरी में। आपको पता चल गया है 1769 में ये रिवोल्ट बेसिकली हुआ था, और टाइम पीरियड इसका 36 साल तक बताया जाता है। ठीक है, तो असम से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। देन क्या कहा गया है, परला की मेडी आउटब्रेक जो है ये 1813 से 14 के बीच में हुआ। ये कहाँ पर हुआ है? बंगाल, तेलंगाना या फिर ओडिशा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा अगर आपको ये नहीं भी पता है तो थोड़ा सा रटने का प्रयास कीजिएगा। हर चीज़ अगर हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन के डिटेल में जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसके डिटेल में हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो पेपर में आपको मैच द फॉलोइंग या फिर किस जगह से संबंधित है वही पूछा जाएगा। तो इन सबको आप लर्न करते हुए एक बार चलिए। ठीक है, तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसने ये स्टेटमेंट कही थी कि द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स जो थी वर ओनली अ मेथड ऑफ फर्दर ड्रेनिंग इंडिया ऑफ अ वेल्थ एंड ऑफ प्रोलॉन्गिंग हर सर्विट्यूड। हिंदी में देख लेते हैं, जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स थी ये केवल भारत को अपनी संपत्ति निस्तारण और अपनी दास्ता को अधिक लंबा करने का एक तरीका था। ये बात किसने कही थी? तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एम.के. गांधी। दूसरा ऑप्शन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, फिर लाला लाजपत राय या फिर बी.जी. तिलक। तो इसको किसने कहा था? ये स्टेटमेंट दिया गया था एम.के. गांधी के द्वारा। और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किस ईयर में लाई गई थी? 1919 में लाई गई थी। ठीक है, देन फिर क्या कहा गया है, चंपारण सत्याग्रह से जो नेता जुड़े थे उनको हमें यहाँ पर बताना है कौन कौन से थे। पहले बताए गए हैं ब्रजकिशोर प्रसाद, फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभूचरण वर्मा। देखिए, आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से कीजिएगा। इन चारों लोगों का ही संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, तो एक बार फिर से इनके नाम दोहरा लीजिए ताकि आपको याद रहे। ब्रजकिशोर प्रसाद, देन अनुग्रह नारायण सिन्हा एंड रामनवमी प्रसाद, और फिर शंभू नारायण वर्मा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि इनमें से कौन लोग थे जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय या फिर मजहर उल हक। तो किसने प्रोटेस्ट किया था? इन तीनों लोगों ने ही प्रोटेस्ट किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, और इसको काला कानून भी कहा गया था क्योंकि बिना ही किसी को वारंट दिखाए, किसी की बिना ही कोर्ट के परमिशन के आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे इस एक्ट के तहत, तभी इसको काला कानून भी कहा जाता है। देन ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो गया है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपॉइंट किया था नॉन ऑफिशियल कमेटी जलियांवाला बाग के मैसेकर के बाद, जो 1919 में हुआ था, अप्रैल 1919। उसके बाद इन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो उस कमेटी के सदस्य कौन कौन थे ये हमको बताना है। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास तैयब जी, एम.आर. जयकर, गांधी और तिलक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि तिलक इस कमेटी के हिस्सा नहीं थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा भी जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद एक कमेटी बनाई गई थी। अगर आपको पता है तो उस कमेटी का ज़रूर आप उत्तर दीजिए, उस कमेटी का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और ईजी भी है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, और जिसको पता है वो ज़रूर प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें हमको बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था। और फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। चंपारण सत्याग्रह के बारे में ही कहा गया है कि ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन था, और रॉलेट सत्याग्रह फर्स्ट मास स्ट्राइक थी। देखिए, गांधी जी का आप देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में उन्होंने शुरू किया, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर कैसे नॉन कोऑपरेशन हुआ। लेकिन ये कुछ तकनीकें थी जो उनके द्वारा अपने मास मूवमेंट्स में यूज़ की गई, और उन मूवमेंट्स का नाम भी रख दिया गया। लेकिन कोई तो ऐसा मूवमेंट था ना जिसमें उन्होंने उस तकनीक का प्रयोग, उस टूल का प्रयोग पहली बार किया, तो वही हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, खेड़ा सत्याग्रह। तो फिर से अब हम चलते हैं टॉप पर। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के द्वारा जो सबसे पहली बार टूल यूज किया गया था वो था सिविल डिसोबीडियंस का, यानी कि सविनय अवज्ञा की थी उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल की थी, इस टूल का प्रयोग किया था। और खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने पहली बार असहयोग की का जो टूल था उसका उपयोग किया था। और रॉलेट सत्याग्रह के माध्यम से इन्होंने पहली बार जन हड़ताल की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमने देख लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था इसमें क्या डिमांड्स रखी गई थी। पहला पॉइंट है फेवरेबल ट्रीटी लानी थी टर्की के पक्ष में, और रिड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स, यानी कि पंजाब में जो भी गलत चीज़ें हुई थी उनका निवारण करना, और स्वराज को स्थापित करना। तो यहाँ पर तीनों ही मांगे रखी गई थी इस मूवमेंट के माध्यम से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर बोल्शेविक जो कॉन्स्पिरेसी केस था इसके समय इससे संबंधित लीडर्स पूछे गए हैं। कौन कौन से लीडर्स हैं, पहले कौन से हैं, ऐसे डांगे दूसरे दिए हुए हैं मुजफ्फर अहमद, फिर शौकत उस्मानी और उसके बाद नलिनी गुप्ता। तो ये चारों ही लीडर्स रिलेटेड थे कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ये कॉन्स्पिरेसी किस वर्ष हुई थी, ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1924 में, ठीक है, 1924 में हुई थी, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि भगत सिंह ने स्टैब्लिश की थी पंजाब नौजवान भारत सभा, किस वर्ष में स्थापित की थी। अगर आपने रिसेंट ईयर्स के पेपर देखे होंगे तो अभी कुछ वर्षों पहले पूछा गया था कि जो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टैब्लिश किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वो किस वर्ष स्टैब्लिश की थी। तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट्स कर। इसका आंसर क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब स्टैब्लिश की गई थी। चलिए मैं बता देती हूँ, ये 1905 में स्टैब्लिश की गई थी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें ईयर पूछा गया हो किसी संस्था की स्थापना का। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा वर्ष हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1926 में भगत सिंह ने इसको स्टैब्लिश किया था, राइट। इसमें क्या कहा गया है कि पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तामलुक मिदनापुर में, और तामलुक में जातीय सरकार जो थी इसने अंडरटुक क्या किया था, साइक्लोन रिलीफ कार्य जो था, चक्रवात राहत कार्य भी इन्होंने किया था। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सजेस्ट किया था कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं इनको रीनेम करा जाए शहीद और स्वराज द्वीप के रूप में, ठीक है। और जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने एड्रेस किया था महात्मा गांधी को एज फादर ऑफ द नेशन, और इन्होंने कहाँ से किया था, ये आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से कहा था ये बात। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स फिर से सही हैं, इनको फिर से देख लीजिएगा डेट्स के साथ कि दिसंबर 30 1943 को क्या हुआ था, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड थे इनको रीनेम करने की बात की गई थी शहीद और स्वराज द्वीप के नाम में, और जुलाई 1944 में महात्मा गांधी को इन्होंने फादर ऑफ द नेशन के रूप में संबोधित किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था, यानी कि दिल्ली कब पहुंचा था, इसकी हमें तिथि बतानी है। देखिए आपको पता होगा, ईयर तो शायद आप बता लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे डेट पूछी गई है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सी डेट होगी। तो वो डेट है मार्च 24 1946। 1946 शायद आपको पता हो, लेकिन क्वेश्चन को टफ करने के लिए हमसे डेट पूछी जा सकती है कई बार। तो मार्च 24 को पहुंचा था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है कि पंजाब हिंदू सभा किसके द्वारा फाउंड की गई थी, UN मुखर्जी, लालचंद। तो इन दोनों लोगों के द्वारा ही ये इसको स्टैब्लिश किया गया था, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि मार्च 24 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अब बताना है हमको कि वो कौन सा सेशन था, वो सेशन किस जगह पर हुआ था, बॉम्बे, कराची, इलाहाबाद या लाहौर। तो वो सेशन जो हुआ था वो हमारा हुआ था लाहौर में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसके 6 साल बाद क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था भारत, मार्च 24 1946 को, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। देन अब कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल रखा था, उस प्रपोजल में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था, पाकिस्तान की फॉर्मेशन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने एक ग्रुपिंग कही थी कि हम ग्रुप बनाएंगे ABC, एग्जिस्टिंग असेंबलीज को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा था, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। फिर कहा गया है प्रोविंसेस को इन्होंने ऑटोनॉमी दी थी और इन्हीं को रेसिडुअल
पावर्स दे दी थी। तो यहाँ पर ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। कैबिनेट मिशन वो आखिरी प्रयास था जिसके माध्यम से एक नए देश पाकिस्तान जो है हमारे सामने, उसके निर्माण की बात को खारिज कर दिया गया था और एक प्रयास किया गया था कि शायद एक यूनाइटेड इंडिया ही बन सके और यूनाइटेड इंडिया ही इंडिपेंडेंट हो सके, ना कि उसका दो पार्ट में डिवीजन हो। लेकिन ये आखिरी प्रयास सफल नहीं हो सका था। ये वाला जो प्रपोजल था वो नहीं हो पाया था और इन्होंने ABC 3 पार्ट्स में करा था। बेसिकली उस समय पर आप ये समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से इंडिया का मैप था। ठीक है, रफ मैप अगर आप मान लीजिए तो ये वाला पार्ट एक ग्रुपिंग थी, एक ग्रुपिंग ये थी और बाकी ये वाला एक ग्रुप था। तो हम देख सकते हैं कि एक तरफ इन्होंने मुस्लिम जो ग्रुप्स थे उनको एक तरफ कर दिया था और जो बाकी सोसाइटी थी उसको एक तरफ डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो कहा गया है नवंबर 1945 में INA ट्रायल्स जो कलकत्ता में हुए वो हुए थे और फरवरी 4 1946 में को 7 साल का सेंटेंस दिया गया था। INA के जो ऑफिसर थे, INA क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, राशिद अली कलकत्ता के जो थे, इनको 7 ईयर का सेंटेंस दिया गया था। देन फरवरी 18 1946 में रॉयल इंडियन नेवी बॉम्बे में इसने स्ट्राइक कर दी थी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तीनों एकदम सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डेट्स देख लीजिएगा एक बार, फिर आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कम्युनल अवार्ड जो है ये किसकी फाइंडिंग्स पर बेस्ड थे। ये 4 कमिटीज़ थी हुई हैं, इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी, मैकडोनल्ड कमेटी, थॉमस कमेटी या फिर हंटर कमेटी। आपको पता है कम्युनल अवार्ड 1932 में लाए गए थे। ये रैमसे मैकडोनल्ड उस समय पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा लाए गए थे, इसीलिए इनको रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या कहा गया था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी। तो क्या ये लागू हो पाए थे, नहीं हो पाए थे, क्योंकि हो गया था पूना पैक्ट, PP हो गया था पूना पैक्ट। दिस पूना पैक्ट टुक प्लेस बिटवीन किसके किसके बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था, जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिए। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, तो ये कम्युनल अवार्ड को लागू नहीं किया गया था। तो ये तो हमने हिस्ट्री देख ली। आंसर यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी, जिसको लोथियन कमेटी भी कहा जाता है, उसकी फाइंडिंग्स पर ही कम्युनल अवार्ड लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। सितंबर 1931 में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर। कहाँ पर हुआ था, हिजली जेल में, आगा खान पैलेस, कानपुर जेल या फिर पटना जेल। तो ये हिजली जेल में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें इंडियन स्टेट्स को किसने रिप्रेजेंट किया था। तो दीवान सागर ने हैदराबाद को, मिर्ज़ा इस्माइल मैसूर, VT कृष्णमाचारी बड़ौदा और वजाहत हुसैन जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर ये चारों लोग बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा, इनके नाम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात की गई है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रानी गाइडनल्यू से संबंधित। पहले में कहा गया है कि अक्टूबर 1934 में इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी। और उसके बाद 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई थी, तब इनको फाइनली रिलीज़ किया गया था तूरा जेल से। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, पहला गलत है, क्योंकि अक्टूबर 1932 में इनको कैप्चर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ना कि 1934 में। अक्टूबर 1932 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा। और इनको कौन सी जेल से छोड़ा गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो वो तूरा जेल थी, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। देन आगे क्या कहा गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान के संबंध में हमको सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो इनको बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या कहा गया है, ये फर्स्ट पुश्तो पॉलिटिकल मंथली जो थी पुख्तून जिसका नाम था, उसको इन्होंने शुरू किया था। तो पुख्तून को भी इनके द्वारा शुरू किया गया था, जो पहली पुश्तो पॉलिटिकल मैगजीन थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अप्रैल 1930 में किसने मार्च ऑर्गेनाइज की थी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम के बीच में। देखिए आपको पता है इसी समय पर शुरू हुआ था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और गांधी जी ने डांडी मार्च की थी। तो गांधी जी की डांडी मार्च से
इंस्पायर होकर बहुत सारी जगहों पर देश के भिन्न भिन्न भागों में ऐसी मार्चेस की गई थी। तो तिरुचिरापल्ली से वेदरण्यम के बीच में ये मार्च किसके द्वारा की गई थी? सी राजगोपालाचारी, केलप्पन, गोपाल बंधु चौधरी या फिर कृष्ण पिल्लई, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि नखस पॉन्ड जिसको चूज किया गया था सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, और इसको किसके अंडरगत चूज किया गया था? अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा। तो ये पॉइंट क्वेश्चन भी हमारा कहाँ जा रहा है? दांडी मार्च के समय पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, यहाँ दांडी मार्च से जिसको शुरू किया गया था, तो उसमें अंबिका कांत सिन्हा जो थे, इन्होंने नखस पॉन्ड को चूज किया था और यहाँ पर इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि ये जो नखस पॉन्ड है ये कहाँ पर है? गया में, कानपुर में, पटना में या फिर इलाहाबाद में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये जो नखस पॉन्ड है ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। पटना में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया है कि नखस पॉन्ड में सॉल्ट लॉ किसने ब्रेक किया था? अंबिका कांत सिन्हा ने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से भी पॉइंट निकलते हैं, ध्यान देते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है कि दिल्ली मैनिफेस्टो को कब सामने लाया रखा गया था? तो ऑप्शन है हमारे सामने ये, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवंबर 2, 1929 को दिल्ली मैनिफेस्टो को सामने रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन इसमें हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो ये गीत गोविंद, जयदेव, फतवाई जहांदारी, बरनी, पद्मावत, मालिक, मोहम्मद जायसी, तो ये बेसिकली बुक्स दी हुई हैं, हमको बतानी है कौन सी करेक्टली मैच्ड है। तो जो करेक्टली मैच्ड हैं वो हैं ये तीनों ही, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 45th। इसमें कहा गया है कि दाग और चेहरा जो सिस्टम है, मिलिट्री रिफॉर्म्स लाई गई थी दाग और चेहरा प्रथा की, ये कौन से रूलर के द्वारा लाई गई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो ये दाग और चेहरा प्रथा लाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सिजदा और पायबॉस की जो प्रथा थी ये किसके समय पर शुरू की गई थी? सेम ऑप्शन है हमारे सामने, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बलबन के द्वारा सिजदा और पायबॉस की प्रथा को प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 45th में हमने देख लिया अलाउद्दीन खिलजी आंसर था और 46th में बलबन आंसर था। फिर 47th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही बात है, और इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन से संबंधित दो बातें हैं, लाहौर और लाख बख्श, दोनों एल से हैं, कुछ ऐसे ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि नियोलिथिक साइट्स इंडिया में कौन कौन सी हैं, यानी कि नवपाषाण स्थल? मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफकरार और चिरान। तो ये चारों ही साइट्स जो हैं ये नवपाषाण स्थल है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कहा गया है जो विनय त्रिपिटक है ये कंटेन करता है रूल्स फॉर मंक्स, यानी कि भिक्षुओं के से संबंधित जो नियम है वो इसमें बताए गए हैं, और सुत्त जो त्रिपिटक है इसमें धर्म और टीचिंग्स बताई गई हैं बुद्ध की, और अभिधम्म त्रिपिटक जो है इसमें कमेंट्रीज बताई गई हैं धर्म के ऊपर। तो यहाँ पर भी हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है औरंगजेब ने री इम्पोज कब किया था जजिया को? जजिया कर जो था इसको री इम्पोज कब किया गया था? देखिए, ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, 1679 में औरंगजेब के द्वारा इसको री इम्पोज किया गया था। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा था कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी स्थापना फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। ऐसा कौन से केस में कहा गया था? ये केसेस दिए हुए हैं, गोरखनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इजी आंसर है, शायद आपको इसका आंसर पता हो, इन केस नहीं भी पता है तो भी देख लीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स केस में ऐसा कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमको सही स्टेटमेंट बताना है। पहले में कहा गया है कि आर्टिकल 48A जो है ये डील करता है पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से, और आर्टिकल 39A क्या करता है? ये करता है समान न्याय और स्वतंत्र न्याय प्रदान करने की बात करता है जो
कर्तव्य किसका है? राज्य का। तो यहाँ पर भी ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आर्टिकल्स थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जो लाया गया था, इसके माध्यम से आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 में लाया गया था, इसके माध्यम से आर्टिकल 43B को इंसर्ट किया गया। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमारा आंसर सी हो रहा है तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से ना पढ़ें। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में जो भी बताए गए हैं पॉइंट्स, वो आपको ध्यान से याद रहने चाहिए। तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, न्यायाधिकरण, उनके संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है कि आर्टिकल 323A के तहत इसको पार्लियामेंट द्वारा स्टैब्लिश किया जा सकता है, और आर्टिकल 323B के तहत इसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के द्वारा ही स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि यदि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल रिटर्न नहीं करती है, तो कितने दिनों के भीतर मान लिया जाएगा कि ये दोनों हाउसेस के द्वारा पारित कर दी गई है, बिल को पारित कर दिया गया है। 14 दिन, 40 दिन, 1 महीना या फिर 3 महीना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 दिन के भीतर यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल रिटर्न नहीं करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि दोनों हाउसेस के द्वारा बिल पास हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऑर्डिनरी बिल के संबंध में प्रश्न है। इसमें कहा गया है जब एक ऑर्डिनरी बिल प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर को, तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी सहमति दे सकते हैं, अपनी सहमति वापस ले सकते हैं। विधेयक के संबंध में वो क्या कर सकते हैं? वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ये चारों ही ऑप्शन रहते हैं गवर्नर के पास, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन फिर क्या कहा गया है? 1866 में 4th हाई कोर्ट बनाया गया था देश में। ये कहाँ पर बनाया गया था? इलाहाबाद, बॉम्बे, बंगाल या फिर मद्रास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद करेक्ट होगा, और ये यहाँ पर 4था हाई कोर्ट बनाया गया था। ठीक है। देन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? देखिए, अपॉइंटमेंट्स वगैरह हमें काफ़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसा पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान देते हुए चलेगा। हाई कोर्ट के जज की बात की जा रही है। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, गवर्नर करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट को, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके माध्यम से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन स्थापित किया गया था, बनाया गया था, लेकिन बाद में आपको पता है इसको खारिज भी कर दिया गया था और इसको गैर संवैधानिक ठहरा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके माध्यम से इसको स्टैब्लिश किया गया था? 99th, 98th, 2014 में था या 2015 में था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में लाया गया था और अक्टूबर 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया था। इस प्रश्न में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज के संबंध में हमको सही स्टेटमेंट बताना है। पहले में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया इनका टेन्योर। हाई कोर्ट के जज हैं जो होते हैं, उनका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं है और ये अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी हैं हाई कोर्ट जज के संबंध में। फिर क्या है? फिर से जज ऑफ हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न आ गया है। कहा गया है जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है अपने ऑफिस से किसके ऑर्डर के माध्यम से? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन इनको रिमूव कर सकता है? पहले बताइए, अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो रिमूव भी कौन ही कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन फिर कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हाई कोर्ट की कितनी स्ट्रेंथ होगी और इसको छोड़ दिया गया है डिस्क्रिशन पर। किसके? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, प्राइम मिनिस्टर के या फिर चीफ जस्टिस के। तो किसके डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है? फिर से यहाँ पर आंसर हमारा प्रेसिडेंट होगा। वही अपॉइंट कर रहे हैं, उन्हीं को वही अपॉइंट करेंगे, वही रिमूव कर सकते हैं और उन्हीं को ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो 62 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। मैक्सिमम गैप जो हो सकता है 2 सेशंस के बीच में स्टेट लेजिस्लेचर के। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टेट लेजिस्लेचर दिया हुआ है।
तो बताइए कितना हो सकता है, 6 मंथ्स, 6 वीक्स, 2 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स। तो ऑप्शन हमारा ए ही होगा, 6 मंथ्स। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कोरम ऑफ द हाउस से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है कि ये जो 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है, और इसमें जो पीठासीन अधिकारी होंगे यानी कि जो स्पीकर होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर जो चेयरमैन होंगे, वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन इसमें हमको बताना है कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहले में लिखा है, अ बिल पास बाय द लोकसभा और जो पेंडिंग है राज्यसभा में वो लैप्स हो जाएगा, और जो बिल है वो पेंडिंग है राज्यसभा में लेकिन पास हो चुका है लोकसभा से, वो लैप्स नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन इसमें क्या कहा गया है, एक इंसान जो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो अपॉइंट हो सकता है चीफ मिनिस्टर। कितने समय तक के लिए वो चीफ मिनिस्टर रह सकता है यदि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। कब तक रह सकता है, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने या फिर 1 मंथ। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो याद करने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है विद इन 6 मंथ्स उसको स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने महीने तक रह सकता है मैक्सिमम, आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। इजी, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, देन आगे देखिए क्या दिया हुआ है, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब ये जो बात है ये कौन से आर्टिकल में कही गई है, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा वो, तो वो आर्टिकल है हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल 164A, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहा गया है वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके तहत जितने भी निर्णय हैं उनके बारे में जो गवर्नर है उसको सूचित करना, गवर्नर को सूचित करना मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य होगा। तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर को अपने सारे निर्णय गवर्नर को कम्युनिकेट करने होंगे। तो वो आर्टिकल होगा हमारा आर्टिकल 167। कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 167। देन मूविंग अहेड, इसमें कहा गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल और गवर्निंग काउंसिल होती है जो नीति आयोग की, इनको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो चीफ जस्टिस पीएन भगवती के समय पर शुरू किया गया था 1970s में। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कहाँ से, कौन से देश से ओरिजिनेट हुआ है, यूएसए से, इंडिया से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसको ओरिजिनेट किया गया था, सबसे पहले इसका ओरिजिनेशन हम देखते हैं अमेरिका में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, इसमें क्या कहा गया है कि वो कौन सी रिवर है जो मेंशन्ड है ईस्ट ऑफ यमुना के और वेस्ट ऑफ सतलज के इन द अर्ली ऋग्वेदिक नदी स्तुति हाइम। तो वो कौन सी रिवर हो जाएगी, चिनाब, बीस, झेलम या फिर सरस्वती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरस्वती मेंशन्ड है जो ईस्ट ऑफ यमुना में है और वेस्ट ऑफ सतलज में लोकेटेड है। ठीक है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, G20, G7, ब्रिक्स या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो इंस्टीट्यूशन है हमारा G20, जिसको इस समय कौन हेड कर रहा है, किसके पास है इसकी प्रेसिडेंसी, इंडिया के पास है। ठीक है, देखिए अभी हमने देख लिया कि G20 की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है इंडिया, इस समय पर एक ये नया ग्रुप ऐड करेगा। तो वो कौन सा ग्रुप होगा, स्टार्टअप 20, सिविल 20, लेबर 20 या फिर साइंस 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टअप 20 जो ग्रुप है इसको इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। बाकी ये जो ग्रुप्स हैं ये ऑलरेडी निर्मित हैं और ये G20 के अंतर्गत कार्य करते हैं। राइट, फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, विच इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया और नेपाल, और ये ओरिजिनेट कहाँ होती है, काला पानी में, जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन में स्थित है। राइट, तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शंस हमारे सामने क्या क्या है, महाकाली, गंडक, घाघरा या राप्ती। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाकाली। राइट, देन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है कि सेला टनल ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड टनल है जो कि 3000 मीटर लंबा है। ये किसके किसके बीच में बनाया जा रहा है, असम
और दूसरा कौन सा राज्य है? तो दूसरा राज्य हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, सेला टनल किसके बीच बनाया जा रहा है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अगला प्रश्न क्या है? इसमें कहा गया है कि जो पारासेल आइलैंड्स हैं इनको किस देश के द्वारा क्लेम किया जाता है? चाइना के द्वारा, ताइवान के द्वारा, वियतनाम के द्वारा या फिलीपाइंस के द्वारा? तो वो कौन सा देश है? ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर हमें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। ये चारों ही देशों के द्वारा इन आइलैंड्स पर अपना अधिकार बताया जाता है, अपना दावा बताया जाता है। आगे क्या दिया हुआ है? दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है जो अटाकामा डेजर्ट है ये सदर्न साइड पर स्थित है चिली कंट्री में। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि चिली कंट्री में स्थित है, ये सही बात है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से साइड पर स्थित है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। दूसरा है ये सोर्स है सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, क्योंकि अटाकामा डेजर्ट लाई करता है नदर्न साइड, यानी कि उत्तर में, चिली देश के उत्तर साइड में ये लाई करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राइट। फिर क्या दिया हुआ है ये प्रश्न देख लेते हैं। बात की गई है कि जो अटल ब्रिज है ये एक फुट ओवर ब्रिज है जो सिचुएटेड कहाँ पर है? साबरमती, गोमती, चंबल या फिर नर्मदा में। कहाँ पर सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है साबरमती रिवर पर अटल ब्रिज। देन इसमें हमको वेम्बनाड जो लेक है इसके बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। पहले में कहा गया है ये लार्जेस्ट लेक है केरला में और ये लॉन्गेस्ट लेक है पूरे देश का। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? लार्जेस्ट लेक केरला का और लॉन्गेस्ट लेक इंडिया का। तो यहाँ पर हमारी दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कुछ। कहा गया है लोकटक लेक जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर में। फिर क्या कहा गया है कि ये होस्ट करता है 100 ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स, जिनको क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग आइलैंड्स को फुमडीज, और इसमें मल्टीपल प्लांट स्पीशीज भी पाई जाती हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। ये फुमडीज जो है ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। और ये जो लोकटक लेक है ये मणिपुर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा लोकटक झील में ही केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है, जिसमें क्या पाई जाती हैं? फुमडीज नामक फ्लोटिंग आइलैंड्स पाए जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है थमीरा परानी ये एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल मतलब जो 12 मासी रिवर बहती रहती है। ये कहाँ पर पाई जाती है ये बताना है। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर तेलंगाना, कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के नाम से ही थोड़ा संबंधित है नाम, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कुछ। कहा गया है फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? तीनों करेक्ट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कान्हा नेशनल पार्क। ये न्यूज़ में भी था, कहाँ पर सिचुएटेड है ये? जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। देन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया है? जो एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया, और ये स्टडी क्या करता है? सॉइल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुल मिलाकर सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया को किस वर्ष स्टैब्लिश किया गया है? 1958, 1957, 1956 और 1959। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956, ऑप्शन सी। ठीक है, देन अगला देखते हैं। कहा गया है वन महोत्सव इसको लॉन्च किया गया था किस वर्ष में, और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को इम्पोर्टेंस बताना, पेड़ों के प्लांटेशन की इम्पोर्टेंस बताना और उसके बारे में अवेयर करने के लिए वन महोत्सव लॉन्च किया गया है। इसका ईयर पूछा गया है, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये ऑप्शन है हमारे सामने। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे सामने क्या? ऑप्शन ए, 1950 में वन महोत्सव को लॉन्च किया गया था। फिर देखते हैं अब इसमें क्या बताना है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में, तुजू पास मणिपुर में, जोजिला पास जम्मू कश्मीर में, कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए रोहतांग पास तो बहुत सारे लोग घूमने भी गए हैं, अगर आपने देखा होगा तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा। तुजू पास जो मणिपुर में है ये याद कर लीजिएगा, और जोजिला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इनको एक बार दोनों को देख लीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं। थांगला पास ये पूछा गया है कहाँ पर सिचुएटेड है। तो थांगला पास कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है लद्दाख में। थांगला पास इज लोकेटेड इन
लद्दाख। फिर हमें वेस्टर्न घाट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कौन कौन सा वेस्टर्न घाट का कैरेक्टरिस्टिक है। ये अधिक निरंतर है किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। हायर एलिवेशन है यानी कि अधिक ऊंचा है। सह्याद्री, अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमोम हिल्स इसका हिस्सा है। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। मैंग्रोव फॉरेस्ट से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है ये जो फॉरेस्ट है ये कोस्ट के किनारे पाए जाते हैं और जो डेल्टास होते हैं रिवर्स के उनके किनारे, जैसे कि डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन डेल्टास के किनारे जो है ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे में कहा गया है ये क्या करते हैं, ये वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन को अपने में स्टोर कर लेते हैं, इसीलिए ये क्लाइमेट चेंज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है क्लाइमेट चेंज में, ये आपको पता चल गई, क्योंकि ये कार्बन को अपने में सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आगे दिया हुआ है वेरी हैवी रेनफॉल रीजन, यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रतिवर्ष जो वर्षा होती है कहाँ पर पाई जाती है। पहले कहा गया है वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, उसके बाद फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, मेघालय और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और मौसिनराम जो कहाँ पर है, मेघालय में। तो कहाँ पर पाई जाती है, इन तीनों ही जगह पर पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से ज़्यादा वर्षा होती है इन तीनों ही क्षेत्रों में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको ये नहीं भी पता है तो थोड़ा सा अगर आपने पढ़ी है ज्योग्राफी तो आप अंदाजे से भी ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले में क्या कहा गया है, मैंगो शार्स क्या होते हैं, ये प्री मॉनसून शार्स होते हैं कर्नाटका और केरला में, जो मैंगो की ग्रोथ में, मैंगो जो फल होता है उसकी ग्रोथ में, उसके पकने में सहायता करते हैं। इनको अप्रैल रेन्स या फिर समर शार्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसकी वजह से होते हैं, थंडर स्टॉर्म कॉज होता है बे ऑफ बंगाल में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये अकर होता है मैंगो शावर, जिसको अप्रैल रेन्स और समर शार्स भी कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन अगला देखते हैं, फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें क्या कहा गया है, ब्लैक कलर जो रेगुड सॉइल का होता है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आयरन कंटेंट जो उसमें होता है उसकी वजह से। उसके बाद कहा गया है कॉटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो इस सॉइल में उगाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये कौन सी सॉइल की बात हो रही है, ब्लैक सॉइल की। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, इसमें क्या क्या शामिल होगा। देखिए अगर आपने यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपने शायद ऐसे जनरली ना पढ़े और बहुत ही आसान होते हैं वो, बस उनको थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसका आंसर तुरंत कर लेंगे। सॉइल इरोजन आपको पता होगा, आपने बचपन से पढ़ा है, तो इसको इफेक्ट में क्या इंक्लूड होगा, लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या होगा, लोअरिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल एंड डिक्रीजिंग सॉइल मॉइस्चर, तो ये भी इसका पार्ट होगा, क्योंकि जब ऊपर वाली लेयर हट जाएगी जो चीज़ों को बांधे रखती है तो जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्राइंग ऑफ वेजिटेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एरिड लैंड्स, तो जब मॉइस्चर हट जाएगा, फर्टाइल जो टॉप सॉइल है वो हट गई, जिसकी वजह से प्लांटेशन कम होगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी कम होगा और उसकी मॉइस्चर कंटेंट भी कम होगा, और एरिड लैंड जो है शुष्क भूमि उसका विस्तार होगा। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कहा गया है जो टॉप मोस्ट जोन होता है नियर द शोर ऑफ अ लेक और पॉन्ड, उसको क्या कहा जाता है, लिटरल जोन। ठीक है, तो ये जो लिटरल जोन है ये वार्मेस्ट होता है क्योंकि ये शैलो होता है और ये एब्जॉर्ब करता है सन की हीट। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए, और ऐसे लेक या पॉन्ड है, तो जो टॉप मोस्ट जोन होता है उसको लिटरल जोन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ ये सबसे ज़्यादा क्यों गर्म होता है, क्योंकि सन की हीट को एब्जॉर्ब करता है, शैलो होता है, इतना ज़्यादा ये डीप नहीं होता है। तो ये भी दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा है पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, उनको क्या कहा जाता है, एक्टोपैरासाइट्स। जो एक्सटर्नल सरफेस पे, पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे किसी पशु पक्षी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो एक्सटर्नल सरफेस पे होते हैं उनको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरे होस्ट के अंदरूनी सरफेस पर होते हैं, अंदर वाले पार्ट पर, उनको क्या जाता है,
एंडोपैरासाइट्स। तो ये भी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एंडो और एक्टोपैरासाइट्स। फिर सीक्रेट ग्रोव्स के बारे में कहा गया है। सीक्रेट ग्रोव्स क्या होते हैं? यानी कि पवित्र उपवन वनों के वे भाग जो स्थानीय निवासियों द्वारा अछूते जोड़े जाते हैं और वे स्थानीय लोगों और उनकी निम्नलिखित में से किन मान्यताओं के कारण संरक्षित किए जाते हैं। तो ये हमको बताना है। ऑप्शंस हमारे सामने दिए हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, पोषण या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सेक्रेट ग्रोव्स कौन से होते हैं जिनको क्यों अछूता छोड़ा जाता है, अनटच छोड़ा जाता है लोकल इनहैबिटेंट्स के द्वारा? उनकी कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स के चलते। ठीक है, ये भी आसान प्रश्न था लेकिन ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, राइट। आगे देखते हैं। फिर ex-situ कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ex-situ कौन सा कंजर्वेशन होता है? जो अपने स्थान से जहाँ पर रह रहा होता है पशु, वहाँ से दूर ले जाकर उनको कंजर्व करना। तो कौन कौन से आ जाएंगे देखते हैं। पहला क्या लिखा है? बोटानिकल गार्डन, जू, एक्वेरियम, फिर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर्स। तो क्या आ जाएगा इसमें? इसमें चारों ही आ जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन स्टैचू ऑफ पीस की बात की गई है, जो किसका है? स्वामी रामानुजाचार्य का। इसको श्रीनगर में इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली। तो दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य का है, श्रीनगर में इनॉग्रेट किया गया है। लेकिन इसको इनॉग्रेट किसने किया है हमको ये बताना है। तो इसको इनॉग्रेट किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर देखते हैं, देखिए पीटा आपने बहुत देखा होगा, कई बार ये न्यूज़ में रहता है पीटा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए सबसे पहले। तो क्या फुल फॉर्म है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना वर्ष है 1980। ठीक है, 1980 में पीटा को स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। देन इसमें क्या कहा गया है? डीकॉम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो क्या डीकॉम्पोजिशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है? सोचिए जरा जल्दी से। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन किससे कंट्रोल होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटिस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि डीकॉम्पोजिशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। कहा गया है इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय, इजी प्रश्न है, पता होना चाहिए आपको, 2070 तक इंडिया नेट जीरो का टारगेट अचीव करेगा। ठीक है, कब तक अचीव करेगा? 2070 तक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि बाकी देशों ने कब तक टारगेट किया है? 2050 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। इस प्रश्न में कहा गया है कि जो पीएम गति शक्ति है, इसके कौन से पिलर्स हैं? देखिए, अगर आपने 2022 का मेंस का क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें पीएम गति शक्ति के पिलर्स पूछे गए हैं और ये 6 के 6 इसके पिलर्स हैं। तो मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको ये पिलर्स पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता होंगे पिलर्स तो आप ऐसा आंसर नहीं लिख पाएंगे, राइट। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिक्स और डायनेमिक। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। फिर देखते हैं, कहा गया है जब डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है? जो पब्लिक है इनके पास कम पैसा होगा कंजम्पशन के लिए, गुड्स की जो डिमांड है वो गिर जाएगी, इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़े से इकोनॉमिक्स के प्रश्न हमें डरा देते हैं अगर हमारा इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो 104 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं हम। 104th क्वेश्चन है कि सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई थी सेबी एक्ट के द्वारा। अब ये सेबी एक्ट कब आया था? देखिए, ईयर्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए इस टेस्ट सीरीज़ में। तो इनको ध्यान से देखते हुए चलेगा। 1992 में आया था सेबी एक्ट और इससे क्या किया गया था? सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स, स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। देन मूविंग अहेड, क्या क्वेश्चन है? सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है एंड फिर कहा गया इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं ये कहाँ है? अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये है मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज़रा बताइएगा कमेंट करके। तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके ऑफिसेस बाकी कहाँ पर हैं? रीजनल ऑफिसेस अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्या लिखा है।
इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स ग्लोबली। ये 29 अगस्त 2022 के हिसाब से बतानी है हमें इंडिया की रैंक कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। तो स्टार्टअप्स के लिए इसमें रैंक क्या है इंडिया की? इसमें इंडिया की रैंक हो जाएगी तीसरी, थर्ड पोजीशन पे है इंडिया, राइट। देखिए आजकल आप सुन रहे होंगे नाम यूनिकॉर्न, स्टार्टअप्स, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं ये चीज़ें। इनसे रिलेटेड बहुत सारी सीरीज़ भी बन रही हैं, जैसे पिक्चर्स जैसे शोज़ आ रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूनिकॉर्न क्या होती है, क्या होते हैं स्टार्टअप्स। वैसे भी पता होना चाहिए, आप एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न क्या होता है? एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री टू डिस्क्राइब प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी। और दूसरे में कहा गया है इट इज़ विद अ वैल्यू ओवर वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा का होना चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, ऑप्शन सी। एक यूनिकॉर्न इन दोनों को मिलाकर बनती है कंपनी, राइट। देन आगे क्या कहा गया है? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, NLMC, ये क्या है? ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जिसकी इनिशियल ऑथराइज जो शेयर कैपिटल है वो 5,000 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ है। फिर कहा गया है ये अंडरटेक करेगा मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स ऑफ जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या कंपनीज हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन क्या है देख लीजिएगा। देन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसको रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? RBI, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर है RBI के द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, ऑप्शन ए। देखिए इसमें हमको सही स्टेटमेंट बताना है। क्या कहा गया है? इन्फ्लेशन विल नॉट राइज इफ प्राइस राइज जो है इज होना चाहिए यहाँ पर, इज पास ऑन टू कंज्यूमर्स। अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाना है हमको तो प्राइस राइज जो है वो कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया जाए तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। फिर क्या कहा गया है? फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा अगर प्राइस राइज को हम कंज्यूमर्स पर नहीं डालेंगे। तो आप बताइए ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं कि गलत? दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, पहला गलत होगा, क्योंकि अगर हम कंज्यूमर्स पर कोई चीज़ डालते हैं तभी तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई इज अ लेमैन टर्म फॉर इन्फ्लेशन। तो प्राइस राइज का भार जो है वो कंज्यूमर्स पर डलने पर ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कहा गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जो प्राइम मिनिस्टर की, इसने रिलीज किया है कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100 रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कहा गया है? ये जो रिपोर्ट है ये कौन सा आइडिया सामने रख रही है? प्रोडक्टिविटी एज अ ड्राइवर ऑफ सस्टेन प्रॉस्पेरिटी। कौन सा आइडिया है? आइडिया ऑफ प्रोडक्टिविटी एज अ ड्राइवर ऑफ सस्टेन प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इसने इस रिपोर्ट ने निरंतर समृद्धि के चालक के रूप में उत्पादकता के विचार की बात सामने रखी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, कहा गया है इंडिया 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई थी लास्ट 3 महीने ऑफ 2021 के में, लेकिन हमको बताना है वो 6th स्पॉट पर उसने कौन सी कंट्री को ढकेल दिया था? UK, फ्रांस, जर्मनी या जापान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, UK, ठीक है। तो UK को इसने पीछे ढकेल दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा है सेतु यानी कि सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। ये एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये बताना है हमको। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, विच कंट्रीज हैव ऑक्यूपाइड टॉप 3 प्लेसेस इन HDI 2021। तो टॉप 3 प्लेसेस पे कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या आइसलैंड। ये तीनों ही कंट्रीज हैं टॉप 3 प्लेसेस में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसके ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ है, तो करेक्ट आंसर 1 2 3 है, ऑप्शन डी देख लीजिएगा, करेक्ट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। टॉप 3 प्लेसेस पे यही तीनों कंट्रीज हैं। देन आगे देखते हैं, हमें इंडिया की रैंक बतानी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में। क्या रही है इंडिया की रैंक? तो इंडिया की रैंक रही है ऑप्शन ए 132। क्या रैंक रही है इंडिया की? 132। फिर अब हमको बताना है वो कौन सा देश है जिसने दुनिया का पहला फ्लीट ऑफ फुली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स शुरू किया है। एक पहला बेड़ा लॉन्च किया है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी,
वो देश जर्मनी है। फिर इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करेगी। कहाँ पर स्टैब्लिश करेगा ये इंडिया? ये स्टैब्लिश होगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 की। क्या कहा गया है? जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहती है इंडिया में, तो इस लॉजिस्टिक की कॉस्ट को घटाने की बात की गई है। जो 14 से 18% रहता है, ये 8% तक लाने का प्रयास किया जाएगा 2030 तक। देखिए, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है ये बता देती हूँ। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी क्या लाई गई है? कोई सामान जब निर्मित हो जाता है तो उसको किसी डेस्टिनेशन तक या कंज्यूमर तक जो पूरा पहुँचाने का जो प्रोसेस होता है, उस वो पूरी जो प्रोसेस है इसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉजिस्टिक्स है इसमें इंडिया में बहुत खर्चा होता है। जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आता है, 14 से 18% का। जो टारगेट किया गया है कि 2030 तक हम कितना ले आएंगे? 8%। ठीक है, और इम्प्रूव करना है कंट्री की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक को, और इंडिया को कहाँ तक लाना है? टॉप 25 में लाना है 2030 तक। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 118 में हमने क्या देखा? ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम क्या है? तो प्रणाम का पहली बात तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। क्या हो जाएगा? प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो ये पीएम प्रणाम स्कीम है। तो हमने फुल फॉर्म देख लिया है, तो अब हमको बताना है इसका संबंध किससे है। तो अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता होता तो शायद आप नहीं कर पाते इसको। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फिर क्या है? श्रिंकफ्लेशन। देखिए, अगर आप न्यूज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा टर्म श्रिंकफ्लेशन। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? व्हेन अ प्रोडक्ट डाउन साइजेज इट्स क्वांटिटी, अपनी क्वांटिटी कम कर देता है लेकिन प्राइस सेम रखता है, या फिर प्रोडक्ट इंक्रीज कर देता है क्वांटिटी को और प्राइस सेम रखता है, या तो जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर देता है क्वांटिटी को और प्राइस भी इंक्रीज कर देता है, या फिर क्वांटिटी और प्राइस दोनों को रिड्यूस कर देता है। तो देखिए, आपको ए और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर श्रिंकफ्लेशन के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान लगाए तो करेक्ट आंसर हमारा ए निकल आएगा। ठीक है, बी और सी तो आप कॉमन सेंस से हटा सकते हैं। फिर देखिए 121st क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, इंडिया तीसरा देश बन गया था पूरी दुनिया में जिसने सेटअप किया था स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल। और वो जो दो देश और हैं जो ये स्टैब्लिश कर चुके हैं वो कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए, राइट। फिर क्या दिया हुआ है? साइबोर्ग कॉकरोचेस। रिसेंटली ये न्यूज़ में देखे गए, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब हमको बताना है कौन सा सही है। ये आधे इंसेक्ट होंगे, आधे मशीन होंगे। इनकी मूवमेंट जो होगी वो कंट्रोल की जाएगी टाइनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स के द्वारा। ये सर्विलांस कर पाएंगे, एंड ये किसके लिए केपेबल होंगे? ये कंडक्ट कर पाएंगे सर्विलांस एंड प्रोसीजर्स लाइक अर्बन सर्च और रेस्क्यू में, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग में, और इंस्पेक्शन करने में एरियाज का जो भी डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं हमारे बिल्कुल सही हैं साइबोर्ग कॉकरोचेस से संबंधित। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है एरिना यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और 13 कंपनीज ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। और उसके बाद कहा गया है ये बीजिंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत बनाया गया था, और इसका एम बताया गया है कि 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट हुए थे क्लाइमेट गोल्स को प्राप्त करने के लिए, उसी एम्बिशन को आगे बढ़ाते हुए और नेट ज़ीरो के जो एम्बिशंस हैं उनको अचीव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है कि नहीं, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बीजिंग डिक्लेरेशन नहीं, यहाँ पर कौन सा डिक्लेरेशन है? इट इज़ बाली डिक्लेरेशन। कौन से डिक्लेरेशन से बनाया गया? बाली डिक्लेरेशन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन वर्ल्ड ओजोन डे कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से इसको रट लीजिए। 16 सितंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि बैड ओजोन जो है वो नेचुरली पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और जो गुड ओजोन है
ये पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पर? दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? आसान प्रश्न है। बैड ओजोन जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी? ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि वो पोल्यूटिंग होती है। सबसे पहले कौन सी लेयर होगी? ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, उसके ऊपर होगी फिर मेसोस्फियर और बाकी आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में जो पाई जाती है ये पोल्यूशन कॉज करती है, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन पाई जाती है इसको गुड ओजोन कहा जाता है, क्योंकि ये जो ओजोन है ये हमारी यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारी गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? कूनो नेशनल पार्क के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है ये मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश्ड है नेशनल पार्क, और ये 1981 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो स्टेटस है ये 2019 में दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होगी, यहाँ पर होगा नेशनल पार्क का जो स्टेटस है वो 2019 में दिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको नेशनल पार्क का स्टेटस 2018 में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन केवल ए सही होगा। इसको स्टेटस नेशनल पार्क का कब दिया गया है? 2018 में। अगला प्रश्न है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कैंपेन। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कैंपेन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये 2018 में स्टार्ट की गई, और ये ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा स्टार्ट की गई, जो कि एक स्वीडिश बच्ची है और जो क्लाइमेट चेंज के लिए अपने अथक प्रयासों को जारी रखे हुए है, और उसी के लिए उसने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कैंपेन स्टार्ट करी है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? फोटोकेमिकल स्मॉग के हमें कंपोनेंट्स बताने हैं कॉमन। ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको पैन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सारे सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जो कि 1981 में आया था, और इसको अमेंड किस साल किया गया है, जिसके माध्यम से नॉइज को भी एक एयर पोल्यूटेंट माना गया। तो इस किस साल इसको अमेंड करके नॉइज को एयर पोल्यूटेंट माना गया? तो ये हुआ 1987, यानी कि 1987 में ऐसा किया गया था, ठीक है। अब आता है वेस्ट एशियन क्वाड। देखिए क्वाड आपको पता है, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है? यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये क्वाड के मेंबर्स हैं। अब लेकिन वेस्ट एशियन क्वाड ये क्या है? इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इसको I2U2 भी कहा जा रहा है, वेस्ट एशियन क्वाड। अब शायद थोड़ा आप समझ पा रहे हो। तो ये I2 किसके लिए है? इंडिया और इजराइल, और U2 किसके लिए है? UAE और US के लिए। इससे क्लियर है कि सऊदी अरेबिया इसका मेंबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने प्लान किया है कि वो एक एनुअल बायलैटरल डायलॉग करेगा ब्लू इकोनॉमी में। अब हमें बताना है किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये प्लान किया है। तो ये प्लान किया गया है फ्रांस के साथ, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक बतानी है हमको। तो कौन सी रैंक है इंडिया की 2022 में? इंडिया की रैंक है चौथी, 4th, ठीक है। ये सब तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ये रैंक्स वगैरह के लिए कोई ट्रिक नहीं होती, बार बार देखिए और इसको रटना ही पड़ता है। देन अगला क्वेश्चन है प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड, सॉरी नॉट अवार्ड, प्राइड ऑफ होम्योपैथी वर्ल्ड हेल्थ समिट, ये ऑर्गेनाइज की गई थी अगस्त 2022 में। हमको बताना है कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, अबू धाबी में, तेल अवीव में, दुबई में या फिर इस्तांबुल में। तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी दुबई में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? दुबई में। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। फिर सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव, ये सितंबर 2022 में किया गया था, और इसको कहाँ पर किया गया? इसको कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन थीम ऑफ वर्ल्ड बैम्बू डे हमें बतानी है क्या है, और हमें ये बता दिया गया है कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। याद रखिएगा कब मनाया जाता है। देखिए बैम्बू कुछ बी से बना है, ऐसा बी, तो याद रखिएगा 18 कुछ सिमिलर हो जाता है। तो इस तरह से आप बैम्बू के लिए 18 याद रख सकते हैं डेट, और सितंबर तो याद करना ही पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम क्या थी, ये प्रश्न है। इसकी थीम थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हरित जीवन और सतत विकास के लिए बास। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश में हर बार नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप देखते चलिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं। आई होप आपको
देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप साथ साथ देखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में एक साथ पढ़ा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, राइट। तो हम 136 क्वेश्चन में आ गए हैं। कहा गया है प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है। आलिया भट्ट को दिया गया है, जो ऑप्शन बी में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है ओला इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली अनकवर किया है इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। इसका नाम बताना है हमको। तो ये देख लीजिए ऑप्शंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NMC2170, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति जो है ये एक इंटीग्रेटेड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, तो सही बात है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक नया जेंडर इंक्लूजन पॉलिसी जो रिस्ट्रिक्ट करेगा ट्रांसजेंडर एथलीट्स को टू पार्टिसिपेट इन इलीट फीमेल एक्वेटिक्स एंड स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स। तो मतलब ये रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन हमें बताना है कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पिवेट टूल को लॉन्च किया है जो प्रिडिक्ट क्या कर सकेगा कैंसर कॉजिंग जीन्स इंडिविजुअल में। वो कौन सा आईआईटी होगा? चारों ही आईआईटीज दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास, ठीक है। फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्लांट्स, इससे क्या होगा? जो पत्तियां हैं वो गिरने लगेंगी, जो पत्ती का साइज है वो कम होने लगेगा, पत्तियों में प्री मैच्योर एजिंग और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो भी बाधित होगा। तो क्या होगा? ये चारों चीज़ें होंगी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर हमको बताना है SDR स्पेशल रोइंग राइट्स, ये जो है ये एक बास्केट होती है, इसमें कौन सी करेंसीज शामिल हैं? US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में। तो यहाँ कौन से शामिल है? चारों शामिल हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें हमको वासेनार एग्रीमेंट से संबंधित इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, फॉर्मली स्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1996, और इसमें 42 मेंबर्स हैं जो एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन। किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं? कन्वेंशनल वेपन और डुअल यूज गुड्स और टेक्नोलॉजी से संबंधित इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद कहा गया इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। और उसके बाद कहा गया है कि इंडिया वॉज इंडक्टेड टू वासेनार अरेंजमेंट ऑन 7 दिसंबर 2017, और ये कौन सा मेंबर बना था? 40वां मेंबर बना था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो सी जो है वो इनकरेक्ट है। अब आप कहेंगे सी कैसे इनकरेक्ट है? क्योंकि इंडिया तो इसका मेंबर है और दिसंबर 2017 में ही बना था, लेकिन गड़बड़ ये है कि इंडिया 42nd मेंबर है, ठीक है, ना कि 40th। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब MTCR देखते हैं। MTCR के बारे में कहा गया है ये एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है स्टेट्स के बीच में, जिसका मकसद क्या है कि मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है इसका ज़्यादा विस्तार ना हो सके। ये फॉर्म की गई थी 1987 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा। ये एक लीगली बाइंडिंग नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया इसमें इंडक्ट हुआ था 2016 में एक 35वें मेंबर के रूप में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर चारों ही बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और MTCR का फुल फॉर्म क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पर हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, इंडिया ने कौन से देश के साथ एक इंटरिम वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट किया है कुशियारा रिवर पर? तो अगर कुशियारा रिवर हमको पता हो तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। कौन सी कंट्री के साथ किया है? बांग्लादेश के साथ किया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। कुशियारा रिवर पर एक इंटरिम वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट किया है। देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 ये कहाँ पर हेल्ड हुई है, ये हमको बताना है। तो ये कहाँ पर हुई है? उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पर? उज़्बेकिस्तान में। आगे देखते हैं। कहा गया है CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसने रिसेंटली कंडक्ट किया है ऑपरेशन, उसका कोड नेम बताना है हमको। मेघ चक्र, बादल चक्र या फिर मेघना। तो इसका कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम था ऑप्शन ए, मेघ चक्र, राइट। फिर क्या दिया हुआ है?
यूएन ने अभी रिसेंटली एक्यूज किया है एक कंट्री को फॉर सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑन उइगर्स। उइगर्स भी कहा जाता है इनको। तो ये जो उइगर्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूज़ में देखा होगा आपने, चाइना में, उइगुर मुस्लिम्स, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देन इसमें कहा गया है नुआखाई एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है ओडिशा में, ऑप्शन ए। देन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम किसके ऊपर रखा जाएगा, हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के ऊपर कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2022? ऑप्शन है हमारे सामने। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है एनाबेल एम रेसन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपका कोई डाउट नहीं होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं उसको सॉल्व करूं। और हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।